सन 1572 की बात है। अरावली की पहाड़ियों के बीच बसा सूर्यगढ़ किला दूर से किसी सोए हुए शेर जैसा दिखाई देता था। उसकी ऊंची प्राचीरों पर दिन में धूप सोने की तरह चमकती और रात में मशालों की लौ उसके पत्थरों पर थरथराती रहती। किले के भीतर युद्ध की तैयारी थी, लेकिन हवा में सिर्फ तलवारों की खनक नहीं थी, एक ऐसा रहस्य भी तैर रहा था जिसे बहुत कम लोग जानते थे। राजपूताना की धरती पर उस समय हर ओर संघर्ष था। बड़े बड़े साम्राज्य फैल रहे थे और छोटे राज्यों के सामने या तो झुकने या मिट जाने का प्रश्न था। सूर्यगढ़ भी उसी मोड़ पर खड़ा था। राजा वीरेंद्र सिंह कई दिनों से दरबार में कम दिखाई दे रहे थे। उनके चेहरे की कठोरता पहले जैसी थी, मगर आंखों में चिंता उतर आई थी। पड़ोसी सल्तनत ने संदेश भेजा था, या तो अधीनता स्वीकार करो या युद्ध के लिए तैयार रहो। दरबारियों की राय बटी हुई थी। कुछ लोग समझौता चाहते थे, कुछ युद्ध। लेकिन राजा जानते थे कि यह केवल सीमा की लड़ाई नहीं थी, ये सम्मान, वचन और वंश की लड़ाई थी। उस रात किले के सबसे पुराने हिस्से में, जहां सदियों पुरानी दीवारों पर दीपक कांपते रहते थे, राजा अपने सबसे विश्वसनीय सेनापति रुद्रदेव से मिले। उनके हाथ में तांबे का एक छोटा संदूक था, जिस पर राजचिन्ह बना हुआ था। यदि सुबह से पहले कुछ हो जाए, राजा ने धीमे स्वर में कहा, तो इसे किसी भी कीमत पर दुश्मनों के हाथ न लगने देना। रुद्रदेव ने संदूक को दोनों हाथों से थाम लिया, पर पूछने का साहस नहीं किया कि उसके भीतर क्या है। उसने सिर्फ सिर झुका दिया। किले के नीचे बसे गांव में लोगों को आने वाले तूफान का अंदाजा हो चुका था। महिलाएं मंदिरों में दीप जला रही थीं, बच्चे चुप थे और बूढ़े आसमान देखकर पुराने युद्धों की बातें याद कर रहे थे। पर उन्हीं लोगों के बीच एक अफवाह भी फैल रही थी। कहा जाता था कि सूर्यगढ़ के नीचे एक गुप्त सुरंग है जो राजपरिवार के सबसे बड़े रहस्य तक जाती है। कुछ कहते थे वहां खजाना छिपा है, कुछ कहते थे राजमुकुट, और कुछ कहते थे कि वहां ऐसी शपथ दबी है जो राज्य का भविष्य बदल सकती है। आधी रात के समय अचानक किले की पश्चिमी दीवार पर पहरेदार ने नगाड़ा बजा दिया। घाटी में मशालें बढ़ती दिखाई दे रही थीं। दुश्मन सेना उम्मीद से पहले पहुंच चुकी थी। सैनिकों की नींद खुली, घोड़े बेकाबू होकर हिनहिनाए और पूरे सूर्यगढ़ में अफरा तफरी मच गई। राजा वीरेंद्र सिंह तुरंत प्राचीर पर पहुंचे। नीचे हजारों सैनिकों की कतार थी और उनके बीच सल्तनत का काला ध्वज हवा में लहरा रहा था। राजा ने तलवार म्यान से निकाली और पहली बार मुस्कुराए। तो वे आ ही गए, उन्होंने कहा। लेकिन उसी क्षण पीछे से एक घायल सिपाही दौड़ता हुआ आया। उसके कपड़े खून से भीगे थे। उसने घुटनों पर गिरते हुए कहा, महाराज, विश्वासघात हुआ है। किले का दक्षिणी द्वार भीतर से खोला जा चुका है। राजा के चेहरे का रंग उड़ गया। प्राचीर पर खड़े सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। किले के भीतर किसी ने दुश्मन के लिए रास्ता खोल दिया था। और उसी क्षण रुद्रदेव को अपनी बाहों में दबा तांबे का संदूक पहले से कहीं अधिक भारी महसूस होने लगा। सूर्यगढ़ की दीवारों पर युद्ध के नगाड़े गूंज रहे थे। रात अब पूरी तरह जाग चुकी थी। मशालों की लपटें हवा में झुक रही थीं और तलवारों की चमक अंधेरे को चीर रही थी। दक्षिणी द्वार खुलने की खबर बिजली की तरह पूरे किले में फैल गई। सैनिक दौड़ पड़े। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि दुश्मन बाहर ज्यादा खतरनाक है या भीतर छिपा गद्दार। राजा वीरेंद्र सिंह ने बिना एक पल गवाए आदेश दिया, दक्षिणी द्वार तुरंत बंद करो। चाहे पत्थरों से चुनवा दो, लेकिन सूरज निकलने से पहले कोई अंदर न आने पाए। उनकी आवाज इतनी कठोर थी कि घबराए हुए सैनिकों के भीतर भी साहस लौट आया। घुड़सवार नीचे की ओर दौड़े। धनुर्धरों ने प्राचीरों पर अपनी जगह ले ली। अगले ही क्षण घाटी से तीरों की पहली बारिश हुई। लोहे की नोकें पत्थरों से टकराईं और रात चीखों से भर उठी। सेनापति रुद्रदेव किले के पुराने गलियारे से होते हुए नीचे उतर रहे थे। उनके सीने से लगा तांबे का संदूक हर कदम पर धड़कते दिल जैसा महसूस हो रहा था। राजा के शब्द बार बार कानों में गूंज रहे थे, किसी भी कीमत पर इसे दुश्मनों के हाथ न लगने देना। पर जितना वे सोचते, उतना ही एक सवाल भीतर उठता, आखिर इसमें है क्या? खजाना, राजमुकुट, या ऐसा कोई दस्तावेज जो राज्य की किस्मत बदल दे?
नीचे दक्षिणी हिस्से में पहुंचे तो दृश्य भयावह था। भारी लकड़ी का द्वार आधा खुला था और उसके आगे लाशें बिखरी थीं। सूर्यगढ़ के सैनिक अपने ही लोगों से लड़ रहे थे। कुछ चेहरों पर किले का निशान था, लेकिन तलवारें दुश्मन के लिए उठ रही थीं। विश्वासघात सच था। रुद्रदेव ने एक सैनिक को रोका, किसने द्वार खोला? घायल सैनिक ने कांपते हुए कहा, मंत्री हरिदत्त, उन्हें मैंने खुद चाबी लेते देखा था, लेकिन अब वे गायब हैं। रुद्रदेव कुछ पल के लिए जड़ हो गए। हरिदत्त, राजा के सबसे पुराने सलाहकारों में से एक, वही व्यक्ति जिसने वीरेंद्र सिंह के पिता के साथ भी दरबार संभाला था। यदि वही गद्दार था, तो ये युद्ध बाहर की सेना से नहीं, भीतर के विश्वास से था। ऊपर प्राचीर पर राजा वीरेंद्र सिंह युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे। उनके तीर एक के बाद एक अंधेरे में उतर रहे थे, लेकिन मन कहीं और था। उन्हें हरिदत्त पर शक महीनों पहले से था, पर प्रमाण नहीं था। और अब बहुत देर हो चुकी थी। वे जानते थे कि दुश्मन सेना सिर्फ किला जीतने नहीं आई थी। उसका लक्ष्य कुछ और था, वही जिसे उन्होंने वर्षों तक छिपा कर रखा। उधर किले के भीतर एक परछाई पत्थर की सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। हाथ में मशाल, कमर पर खंजर, चेहरे पर काला कपड़ा। वो सीधे उस प्राचीन तहखाने की ओर बढ़ रही थी जहां सदियों से किसी का जाना मना था। लोहे के दरवाजे के सामने पहुंचकर उसने कपड़ा हटाया। वो मंत्री हरिदत्त था। उसकी आंखों में भय नहीं, लालच जल रहा था। आज राज खत्म होगा, उसने फुसफुसा कर कहा, और राख में से मेरा नाम निकलेगा। उसने दीवार की दरार में हाथ डाला और पत्थर का एक छिपा कुंडा दबाया। सदियों पुरानी दीवार कर्रा कर्रा करती हुई खुलने लगी। भीतर अंधेरा था और अंधेरे के बीच पत्थर की वे सीढ़ियां थीं जिनके बारे में पूरे राज्य में सिर्फ राजा और एक व्यक्ति जानते थे। लेकिन हरिदत्त को नहीं पता था कि दूर गलियारे के मोड़ पर खड़े रुद्रदेव ने उसे देख लिया था और तलवार पहले ही म्यान से बाहर आ चुकी थी। पत्थर की दीवार खुलते ही तहखाने से सीलन भरी ठंडी हवा बाहर आई। मशाल की लौ कांपी और दीवारों पर लंबी परछाइयां तैरने लगीं। मंत्री हरिदत्त बिना पीछे देखे सीढ़ियां उतरने लगा। उसके कदम तेज थे, जैसे उसे वर्षों से इसी रात का इंतजार रहा हो। ऊपर किले में युद्ध की आवाज गूंज रही थी, लेकिन नीचे उस अंधेरे में सिर्फ उसके पैरों की आहट थी। उसे विश्वास था कि अब कोई उसे रोक नहीं सकता। लेकिन जैसे ही वह 10वीं सीढ़ी पर पहुंचा, पीछे से तलवार की नोक उसकी गर्दन को छू गई। एक कदम और बढ़ाया तो ये सीढ़ियां तेरे खून से भर जाएंगी। हरिदत्त रुक गया। उसने धीरे से मुड़कर देखा। मशाल की रोशनी में सेनापति रुद्रदेव खड़े थे। चेहरे पर धूल, कंधे पर खून का निशान और हाथ में तलवार। उनकी आंखों में आग थी। हरिदत्त के होठों पर हल्की मुस्कान आई। मुझे लगा तुम देर कर दोगे। राजा ने तुम पर भरोसा किया था, रुद्रदेव ने दांत भींचते हुए कहा। और उसी भरोसे ने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, हरिदत्त बोला। राजा ने तुम्हें संदूक दिया है ना? उन्हें पता था कि मैं यहीं आऊंगा। रुद्रदेव का हाथ कस गया। हरिदत्त ने संदूक का जिक्र कैसे किया? कुछ क्षण दोनों एक दूसरे को देखते रहे। ऊपर युद्ध की गूंज अब और भारी हो गई थी। हरिदत्त ने धीरे से हाथ उठाया। तुम सोचते हो मैं गद्दार हूँ, पर मैं इस राज्य को बचाने आया हूँ, दुश्मन के साथ मिलकर। दुश्मन? हरिदत्त हंसा, लेकिन वो हंसी बुझी हुई थी। दुश्मन बाहर नहीं है, रुद्रदेव। दुश्मन उस रहस्य में है जिसे तुम्हारे राजा ने वर्षों से छिपा रखा है। अगर वह बाहर आ गया तो न सूर्यगढ़ बचेगा, न राजवंश। रुद्रदेव ने तलवार और आगे बढ़ाई। पहेलियां मत बुझाओ। हरिदत्त ने दीवार की ओर इशारा किया। तो चलो, देख लो। कुछ पल के संकोच के बाद रुद्रदेव उसके पीछे सीढ़ियां उतर गए। नीचे पहुंचकर सामने पत्थर का गोल कक्ष था। बीच में काले संगमरमर की चौकी रखी थी, जिस पर चांदी का एक मुकुट रखा था। मशाल की रोशनी पड़ते ही उसकी जड़ाई चमक उठी, लेकिन रुद्रदेव की नज़र मुकुट पर नहीं, उसके नीचे रखे एक पुराने कपड़े में लिपटे पत्र पर टिक गई। हरिदत्त ने कांपते हाथों से कपड़ा खोला। उसमें एक शाही फरमान था, पीला पड़ चुका, किनारों से फटा हुआ, मगर मुहर साफ थी। ये सूर्यगढ़ की स्थापना का असली लेख है, हरिदत्त बोला।
और इसमें लिखा है कि वीरेंद्र सिंह का वंश इस राजगद्दी का उत्तराधिकारी नहीं। रुद्रदेव का गला सूख गया। क्या उनके पूर्वजों ने ये राज्य युद्ध में नहीं जीता था, छीना था? असली उत्तराधिकारी पीढ़ियों पहले मार दिए गए। राजा का वंश इस सच को छिपाता आया है। यह मुकुट राज नहीं, अपराध की निशानी है। रुद्रदेव के हाथ से लगभग तलवार छूट गई। तभी उन्हें सीने से लगा तांबे का संदूक याद आया। उन्होंने उसे खोला। भीतर वही राजचिन्ह था और उसके नीचे एक दूसरा दस्तावेज। कांपते हाथों से उन्होंने उसे निकाला। मशाल की रोशनी में मुहर चमकी और उसमें वही सच लिखा था। रुद्रदेव का सिर घूम गया। राजा सब जानते थे। ऊपर अचानक ऐसा धमाका हुआ कि पूरा तहखाना कांप उठा। पत्थरों की धूल नीचे गिरने लगी। दुश्मन सेना किले के भीतर घुस चुकी थी। हरिदत्त ने मुकुट उठा लिया और बोला, अब फैसला तुम्हारा है सेनापति, राजा का साथ दोगे या सत्य का? रुद्रदेव कुछ कह पाते उससे पहले ऊपर से किसी ने चीखकर पुकारा, सेनापति! महाराज घायल हो गए और तहखाने का सन्नाटा टूट गया। महाराज घायल हो गए। यह आवाज पत्थर की दीवारों से टकराकर तहखाने में गूंज उठी। रुद्रदेव के हाथ में पकड़ा दस्तावेज कांप गया। कुछ क्षण पहले तक उनके सामने राज्य का सबसे बड़ा रहस्य खुला पड़ा था और अगले ही क्षण सब कुछ पीछे छूट गया। उन्होंने दस्तावेज वापस संदूक में रखा, तलवार उठाई और सीढ़ियों की ओर दौड़ पड़े। पीछे हरिदत्त मुकुट हाथ में लिए खड़ा था। उसकी आंखों में अजीब सा संतोष था, जैसे उसने वर्षों का बोझ उतार दिया हो। ऊपर पहुंचते ही सूर्यगढ़ नरक में बदल चुका था। दक्षिणी प्राचीर टूट चुकी थी। पत्थरों के बीच आग लगी थी। सैनिक तलवारों से भिड़े हुए थे। घायल घोड़े चीख रहे थे। हवा राख और खून की गंध से भारी थी। आकाश में चांद धुएं के पीछे छिप गया था। प्राचीर के पास राजा वीरेंद्र सिंह घुटनों के बल बैठे थे। उनके कवच के नीचे बाईं पसली के पास भाला धंसा था। 4 सैनिक उन्हें घेरे हुए थे, पर वे अब भी तलवार पकड़े हुए थे। उनके चेहरे पर दर्द था, लेकिन आंखों की ज्वाला वैसी ही थी। रुद्रदेव उनके पास पहुंचे। महाराज! राजा ने मुश्किल से सिर उठाया। दक्षिणी द्वार, हम लड़ रहे हैं, पर किला ज्यादा देर नहीं टिकेगा। राजा ने आसपास देखा। टूटती दीवारें, जलती मशालें, गिरते सैनिक। फिर उनकी नज़र रुद्रदेव की बाहों में दबे संदूक पर गई। तुमने देखा? रुद्रदेव कुछ पल मौन रहे, फिर बोले, हाँ। राजा की आंखें बंद हो गईं। शायद राहत थी, शायद थकान, शायद दोनों। तो अब तुम सच जानते हो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। और यही कारण है कि मैंने तुम्हें चुना। महाराज, ये सच है। वीरेंद्र सिंह ने बिना हिचक सिर हिलाया। रुद्रदेव की मुट्ठियां भींच गईं। फिर इतने वर्षों तक इसे छिपाया क्यों? राजा ने रक्त से भीगी हथेली से पत्थर पकड़ा। क्योंकि कभी कभी राजगद्दी सत्य से नहीं, स्थिरता से बचती है। मेरे पूर्वजों ने पाप किया, मैं उसे बदल नहीं सकता था, पर मैंने प्रजा की रक्षा की, सीमा की रक्षा की, न्याय किया। यदि यह सच फैलता, सूर्यगढ़ भीतर से टूट जाता। रुद्रदेव मौन रहे। वे राजा को बचपन से जानते थे। तलवार चलाना उनसे सीखा था। निष्ठा उनके रक्त में थी। लेकिन अब सत्य सामने था। राजा ने टूटी सांसों में कहा, हरिदत्त कहाँ है? तहखाने में, मुकुट उसके पास है। वीरेंद्र सिंह के चेहरे पर पहली बार भय उतर आया। उसे रोको। क्यों? यदि सच सामने आना है तो? क्योंकि वह मुकुट सिर्फ राजमुकुट नहीं है। राजा ने रुद्रदेव की बांह पकड़ ली। उसके भीतर वह मुहर है, जो असली उत्तराधिकारी का नाम बताती है। रुद्रदेव सन्न रह गए। क्या वंश खत्म नहीं हुआ था? एक शिशु बच गया था। उसे महल से बाहर भेज दिया गया। उसका रक्त आज भी जीवित हो सकता है। हरिदत्त उसी वंश का आखिरी नाम खोज चुका है, और यदि दुश्मन तक वह नाम पहुंच गया, तो वे उसे मोहरा बनाकर सूर्यगढ़ पर अपना अधिकार घोषित कर देंगे। रुद्रदेव का दिल तेजी से धड़कने लगा। युद्ध अब सिर्फ किले के लिए नहीं था, अब एक नाम दांव पर था। एक ऐसा नाम जिसे शायद वह स्वयं भी नहीं जानते थे। अचानक प्राचीर के नीचे से जोरदार विस्फोट हुआ। दीवार का एक हिस्सा टूटकर गिर पड़ा। दुश्मन सैनिक भीतर घुस आए।
युद्ध किले के आंगन तक पहुंच चुका था। राजा वीरेंद्र सिंह ने आखिरी ताकत जुटाकर कहा, रुद्रदेव, मुकुट वापस लाओ और नाम किसी को मत मिलने देना, चाहे इसके लिए सूर्यगढ़ राख क्यों न हो जाए। उनकी पकड़ ढीली पड़ गई। रुद्रदेव ने सिर झुका दिया, फिर तलवार उठाए और धधकते किले के बीच वापस तहखाने की ओर दौड़ पड़े। लेकिन जब वे नीचे पहुंचे, पत्थर का कक्ष खाली था। हरिदत्त जा चुका था और मुकुट भी उसके साथ गायब था। तहखाने का पत्थर का कक्ष खाली पड़ा था। बीच की संगमरमर चौकी पर सिर्फ धूल बची थी और उस जगह का निशान जहां कुछ क्षण पहले राजमुकुट रखा था। मशाल आधी बुझ चुकी थी। दीवारों पर कांपती रोशनी ऐसे फैल रही थी जैसे अंधेरा स्वयं हंस रहा हो। रुद्रदेव सीढ़ियों के मुहाने पर कुछ पल जमे रहे। फिर उनकी नज़र फर्श पर गई। ताज़े पैरों के निशान धूल पर गहरे उभरे हुए। हरिदत्त अकेला नहीं गया था, किसी और के जूतों के निशान भी थे। रुद्रदेव झुके। एक निशान लोहे के भारी सैनिक जूते का था, दूसरा नुकीले तलवे वाले दरबारी जूते का। इसका मतलब हरिदत्त को कोई लेने आया था, शायद दुश्मन का आदमी या शायद किले का कोई और विश्वासघाती। ऊपर युद्ध और भी भयंकर हो चुका था। पत्थरों के गिरने की आवाज अब लगातार सुनाई दे रही थी, लेकिन रुद्रदेव अब केवल एक दिशा देख रहे थे, गुप्त सुरंग। उन्हें याद आया कि तहखाने का ये कक्ष सिर्फ एक रास्ता नहीं था, इसके पीछे अरावली की ढलानों की ओर निकलने वाली एक प्राचीन सुरंग थी, जिसे सदियों पहले बंद कर दिया गया था। हरिदत्त को उसके बारे में कैसे पता चला, अब ये सवाल मायने नहीं रखता था। रुद्रदेव मशाल लेकर सुरंग में घुस गए। रास्ता बेहद संकरा था, दीवारों पर नमी थी, कहीं कहीं पानी टपक रहा था। उनके कदमों की गूंज खुद उनका पीछा कर रही थी। दूर कहीं तेज सांसों की आवाज सुनाई दी। वे दौड़ पड़े। कुछ ही देर में सुरंग चौड़ी हुई और सामने हल्की चांदनी दिखाई दी। बाहर पहाड़ी ढलान थी, नीचे घाटी में दुश्मन सेना की मशालें बिखरी थीं, और ठीक सुरंग के मुहाने पर हरिदत्त खड़ा था, हाथ में राजमुकुट, पीछे काले कवच पहने 3 सवार। रुद्रदेव बाहर आए, तलवार चमकी। यही समाप्त होता है सब। हरिदत्त मुड़ा। उसके चेहरे पर धूल थी, आंखों में बुखार सी चमक। नहीं सेनापति, यहीं से शुरू होता है। उसने मुकुट अपनी छाती से लगाया। राजा ने झूठ बचाया, मैं इतिहास बचाऊंगा। इतिहास खून से नहीं बचता, कभी कभी सिर्फ खून से ही बचता है। इतना कहकर हरिदत्त पीछे हट गया। उसके साथ खड़े सैनिकों ने तलवारें निकाल लीं। अगले ही पल युद्ध शुरू हो गया। पहला सैनिक रुद्रदेव पर झपटा। वार इतना तेज था कि हवा चिरी। रुद्रदेव झुके, तलवार घुमाई और उसकी छाती चीर दी। दूसरा भाला लेकर बढ़ा। रुद्रदेव ने भाले को ढाल से रोका और गर्दन पर वार कर दिया। तीसरा सैनिक पीछे हट गया, उसके हाथ कांप रहे थे। हरिदत्त भागने लगा। रुद्रदेव ने उसे ललकारा और पीछे दौड़े। पहाड़ी की ढलान फिसलन भरी थी, नीचे घाटी में मशालें चमक रही थीं। हरिदत्त दौड़ते दौड़ते मुड़ा, उसकी सांस टूट रही थी। रुको, तुम नहीं समझते तो समझाओ। हरिदत्त रुक गया। उसने मुकुट दोनों हाथों में पकड़ लिया। मैंने असली उत्तराधिकारी को खोज लिया है। रुद्रदेव के कदम थम गए। कौन? हरिदत्त की आंखें उनके चेहरे पर टिक गईं। तुम। समय जैसे रुक गया। पहाड़ी पर हवा अचानक बहुत ठंडी लगने लगी। झूठ, तुम्हारी माँ महल की दासी नहीं थी, हरिदत्त बोला। वो उसी वंश की आखिरी रक्षक थी। जब तुम्हें जन्म दिया गया, तुम्हें छिपाकर बाहर भेज दिया गया। राजा के पिता ने तुम्हें मरवाना चाहा था, लेकिन तुम्हारी माँ तुम्हें लेकर भाग निकली। मैंने उसे मरते देखा था। उसने तुम्हें मेरी बाहों में दिया था। रुद्रदेव का सिर घूम गया। बचपन, अनाथालय, माँ का धुंधला चेहरा, गले में पहना हुआ ताबीज। हरिदत्त ने मुकुट उठाया। सूर्यगढ़ का असली उत्तराधिकारी तुम हो। और उसी क्षण ऊपर किले की सबसे ऊंची प्राचीर आग में घिरकर भरभराकर गिर पड़ी। सूर्यगढ़ की सबसे ऊंची प्राचीर जब धधकती हुई गिरी, तो पूरी घाटी उसकी गर्जना से कांप उठी। पत्थरों का विशाल बादल हवा में उठा और राख दूर तक फैल गई। रुद्रदेव वहीं पहाड़ी ढलान पर खड़े रह गए। उनके सामने हरिदत्त था, हाथ में राजमुकुट,
और होठों पर ऐसा साच जिसने तलवार से कहीं गहरा वार किया था। झूठ है ये, रुद्रदेव की आवाज सूखी थी। हरिदत्त ने धीरे से सिर हिलाया। काश होता। उसने अपने वस्त्र के भीतर से एक पुराना चांदी का ताबीज निकाला। मशाल की रोशनी पड़ते ही उस पर उभरा हुआ चिन्ह चमक उठा, वही चिन्ह जो वर्षों से रुद्रदेव अपने गले में पहने थे। वही आकृति, वही उकेरी हुई सूर्य मुद्रा। रुद्रदेव के हाथ अनायास गले तक गए। उनका ताबीज अभी भी वही था। हरिदत्त बोला, यह उस राजवंश की निशानी थी। आधा तुम्हारे पास, आधा मेरे पास। तुम्हारी माँ ने उसे 2 हिस्सों में बांटा था ताकि सही समय आने पर पहचान पूरी हो सके। रुद्रदेव का सीना भारी हो गया। उनके भीतर जैसे वर्षों की यादें एक साथ जाग उठीं। उन्हें अपना बचपन याद आया, एक अनजान गांव, एक बूढ़ी स्त्री जिसने उन्हें पाला और बस इतना बताया था कि उनकी माँ उन्हें बचाते हुए मर गई थी। नाम नहीं, वंश नहीं, कुछ नहीं। तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? हरिदत्त की आंखें बुझ गईं। क्योंकि मैं डर गया था। राजा के पिता ने उस रात पूरे वंश का सफाया करवाया था। जो बचता मरता। मैंने तुम्हें छिपा दिया। फिर समय बीत गया, तुम बड़े हुए, वीर बने और राजा वीरेंद्र सिंह तुम्हें अपने सबसे करीब ले आए। शायद उन्हें भी शक था। राजा जानते थे, पूरा नहीं, लेकिन इतना जरूर कि रक्तरेखा समाप्त नहीं हुई। रुद्रदेव की मुट्ठी तलवार पर कस गई। नीचे घाटी में दुश्मन सेना किले की ओर बढ़ रही थी। ऊपर सूर्यगढ़ जल रहा था। भीतर राजा मृत्यु से लड़ रहे थे। और यहाँ पहाड़ी पर इतिहास एक आदमी के सामने खड़ा था, रक्त, विश्वास और अधिकार के रूप में। हरिदत्त आगे बढ़ा और मुकुट उनकी ओर बढ़ाया। लो, ये तुम्हारा है। रुद्रदेव पीछे हट गए। नहीं, मैं सेनापति हूँ। यही मेरा धर्म है। तुम उससे कहीं अधिक हो। ये सिंहासन तुम्हारे पूर्वजों का था, और जिन्होंने इसे सदियों से संभाला, उनका क्या? जिन सैनिकों ने इसके लिए प्राण दिए, उनका क्या? क्या मैं इस रात सबको बताऊं कि उनका राजा राजा नहीं? हरिदत्त मौन हो गया। कुछ पल बाद उसने कहा, यदि तुम ये सच दबा दोगे तो इतिहास फिर झूठ बन जाएगा। रुद्रदेव ने दूर जलते किले की ओर देखा। वहां उनकी निष्ठा थी। वहां घायल राजा थे। वहां उनका जीवन था। और दूसरी ओर यह मुकुट, उनका जन्म, उनका अतीत। अचानक पीछे से घोड़ों की आवाज आई। दुश्मन सेना के 5 घुड़सवार पहाड़ी पर पहुंच चुके थे। उनके हाथों में मशालें थीं। सबसे आगे सल्तनत का सेनापति खड़ा था। उसकी नज़र सीधी मुकुट पर गई। आखिरकार वो मुस्कुराया। इतनी सदियों बाद सूर्यगढ़ का राजमुकुट हमारे सामने है। हरिदत्त ने मुकुट अपनी छाती से लगा लिया। रुद्रदेव तलवार आगे कर उनके सामने खड़े हो गए। सल्तनती सेनापति हंसा। हट जाओ, राजा मर रहा है। किला गिर चुका है। इतिहास अब हमारा है। रुद्रदेव की आवाज शांत थी। इतिहास किसी का नहीं होता, उसे सिर्फ बचाया जाता है। पहाड़ी पर तलवारें निकल आईं। हवा राख से भरी थी और हरिदत्त के हाथों में पकड़ा मुकुट मशालों की रोशनी में चमक रहा था, जैसे अगला निर्णय उसी से जन्म लेने वाला हो। पहाड़ी की चोटी पर हवा तेज चल रही थी। राख उड़कर मशालों की लौ से टकरा रही थी। नीचे सूर्यगढ़ जल रहा था, ऊपर तलवारें चमक रही थीं। रुद्रदेव हरिदत्त के सामने ढाल बनकर खड़े थे। उनके पीछे राजमुकुट था और सामने दुश्मन। सल्तनत का सेनापति घोड़े से उतरा। उसकी तलवार लंबी और चमकदार थी। उसने धीरे धीरे कदम बढ़ाए। हमें सिर्फ मुकुट चाहिए, रास्ते से हट जाओ, तुम्हारा जीवन बच सकता है। रुद्रदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। अगले ही क्षण पहला वार हुआ। लोहे की तेज टक्कर रात में गूंज उठी। रुद्रदेव पीछे नहीं हटे। उनकी तलवार ने वार रोका और पलटकर ऐसा प्रहार किया कि सामने वाले सैनिक की कलाई कटकर गिर पड़ी। चीख हवा में भर गई। बाकी सैनिक एक साथ टूट पड़े। हरिदत्त पीछे हटकर चट्टान से जा लगा। मुकुट उसके हाथों में कांप रहा था। वह देख रहा था जिस युवक को उसने बरसों छिपाकर रखा, आज उसी के लिए मरने को तैयार खड़ा है। रुद्रदेव बिजली की तरह लड़ रहे थे। एक तलवार ढाल से रोकी, दूसरी पेट में उतारी, तीसरे को लात मारकर नीचे ढलान पर गिरा दिया। लेकिन दुश्मन ज्यादा थे। एक वार उनके कंधे पर लगा,
कवच चिर गया, गर्म खून बह निकला। सल्तनती सेनापति मुस्कुराया, तुम अच्छे योद्धा हो, लेकिन अकेले हो। रुद्रदेव की सांसें भारी थीं। सूर्यगढ़ कभी अकेला नहीं होता। तभी नीचे घाटी से रणभेरी गूंजी। कुछ ही क्षणों में घोड़ों की तेज टापें सुनाई दी। सूर्यगढ़ के बचे हुए सैनिक पहाड़ी चढ़ते दिखाई दिए। उनके आगे राजा का ध्वज लहरा रहा था। रुद्रदेव ने उन्हें पहचान लिया, राजा के निजी रक्षक। दुश्मन क्षण भर को ठिठका। यही अवसर था। रुद्रदेव ने पूरे बल से वार किया। सल्तनती सेनापति पीछे हटते हुए फिसला। उसकी तलवार हाथ से छूटी। अगले ही पल रुद्रदेव की धार उसकी गर्दन पर थी। पीछे हटो, रुद्रदेव गरजे। बचे हुए सैनिक पीछे हट गए। लेकिन उसी पल सब कुछ बदल गया। हरिदत्त अचानक आगे बढ़ा। रुको! सबकी नज़र उसकी ओर गई। उसके हाथों में मुकुट था और वह पहाड़ी के किनारे खड़ा था। नीचे गहरी खाई थी। एक और कदम और ये मुकुट हमेशा के लिए समाप्त हो जाएगा। हवा एकदम शांत लगने लगी। रुद्रदेव आगे बढ़े। हरिदत्त, ऐसा मत करो। अगर यह मुकुट बचा तो युद्ध कभी खत्म नहीं होगा, हरिदत्त बोला। हर साम्राज्य इसे चाहेगा, हर रक्तरेखा इसके लिए बहेगी। तुम राजा बनोगे तो 1000 लोग मरेंगे, वीरेंद्र सिंह बचेंगे तो 1000 और मरेंगे। यह मुकुट आग है। रुद्रदेव रुक गए। हरिदत्त की आंखें भीग चुकी थीं। मैंने तुम्हें बचपन में बचाया था, आज शायद आखिरी बार बचा रहा हूँ। नहीं, रुद्रदेव चीखे, लेकिन देर हो चुकी थी। हरिदत्त ने मुकुट को अपने सीने से लगाया और पीछे खाई में छलांग लगा दी। एक पल के लिए समय थम गया। फिर नीचे गहराई में पत्थरों से टकराने की आवाज आई और सब खत्म हो गया। रुद्रदेव घुटनों पर गिर पड़े। सल्तनती सैनिक स्तब्ध खड़े रह गए। सूर्यगढ़ के सैनिकों ने एक दूसरे की ओर देखा। राजमुकुट, सदियों का रहस्य, एक ही पल में अंधेरे में समा चुका था। लेकिन रुद्रदेव जानते थे, मुकुट गया था, सच नहीं, और अब वह सच सिर्फ उनके भीतर जीवित था। उसी समय एक घायल रक्षक घोड़े से उतरकर उनके पास पहुंचा। उसकी सांस टूट रही थी। सेनापति, क्या हुआ? उसने कांपते हुए कहा। महाराज, आपको अंतिम बार बुला रहे हैं। रुद्रदेव ने खाई की ओर आखिरी बार देखा। नीचे अंधेरा था, गहरा, मौन और निगल जाने वाला। हरिदत्त जा चुका था, उसके साथ राजमुकुट भी। पहाड़ी पर हवा अब भी चल रही थी, मगर रुद्रदेव को कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। केवल एक वाक्य भीतर गूंज रहा था, सच नहीं गया, वह अब तुम्हारे भीतर है। घायल रक्षक की आवाज ने उन्हें वर्तमान में लौटाया। महाराज प्रतीक्षा कर रहे हैं। रुद्रदेव ने तलवार उठाए और बिना कुछ कहे घोड़े पर सवार हो गए। पीछे सैनिकों ने रास्ता छोड़ दिया। नीचे सूर्यगढ़ अभी भी जल रहा था। टूटे हुए बुर्जों के बीच से धुआं उठ रहा था। कई जगह आग धीमी पड़ चुकी थी, पर राख अब भी लाल थी। जीत और हार दोनों एक साथ उस किले पर बिखरी पड़ी थीं। राजमहल के भीतर प्रवेश करते ही सन्नाटा महसूस हुआ। बाहर युद्ध लगभग थम चुका था। दुश्मन सेना पीछे हट गई थी। शायद मुकुट खो जाने के बाद उनका उद्देश्य भी टूट गया था। लेकिन किले के भीतर मृत्यु घूम रही थी। घायल सैनिक गलियारों में पड़े थे। वैद्य दौड़ रहे थे। दीपकों की लौ कांप रही थी। राजा वीरेंद्र सिंह अपने निजी कक्ष में थे। भारी लकड़ी के दरवाजे बंद थे। भीतर केवल 2 दीपक जल रहे थे। रुद्रदेव अंदर पहुंचे तो देखा, राजा शैया पर लेटे थे। उनका चेहरा पीला पड़ चुका था। सांसें छोटी थीं, लेकिन आंखें खुली थीं, जैसे वे उसी क्षण की प्रतीक्षा कर रहे हों। रुद्रदेव उनके पास घुटनों के बल बैठ गए। महाराज, वीरेंद्र सिंह ने उन्हें देखा। बहुत धीमे पूछा, मुकुट? रुद्रदेव कुछ क्षण चुप रहे, फिर बोले, खाई में चला गया। राजा की आंखें बंद हो गईं। उनके होठों पर एक हल्की सांस निकली, जैसे वर्षों का बोझ उतर गया हो। शायद यही ठीक हुआ। कुछ देर कमरे में केवल दीपक की आवाज थी। फिर राजा बोले, और हरिदत्त? वह भी नहीं रहा। वीरेंद्र सिंह ने सिर हिलाया। दुख था, लेकिन आश्चर्य नहीं। उसने सत्य चाहा, मैंने शांति, और दोनों ने राज्य खो दिया। रुद्रदेव मौन रहे।
फिर राजा ने बड़ी कठिनाई से अपना हाथ बढ़ाया और रुद्रदेव की कलाई पकड़ ली। उसने तुम्हें बता दिया। रुद्रदेव ने पहली बार उनकी आंखों में देखकर कहा, हाँ। राजा की पलकों में कंपन हुआ। तो तुम जानते हो तुम कौन हो? हाँ, लेकिन मैं अभी भी वही हूँ, आपका सेनापति। वीरेंद्र सिंह की आंखें भर आईं। काश दुनिया इतनी सरल होती। कुछ देर बाद उन्होंने धीमे स्वर में कहा, मैंने तुम्हें बचपन से देखा, तुम्हारी चाल, तुम्हारा चेहरा, तुम्हारे भीतर वही रक्त था। मुझे वर्षों तक संदेह रहा, पर जब सच जाना, तब तक तुम मेरे सबसे प्रिय योद्धा बन चुके थे। मैं तुम्हें मरवाना नहीं चाहता था, न गद्दी देना चाहता था, बस सुरक्षित रखना चाहता था। रुद्रदेव की आंखें नम हो गईं। आपने मुझे क्यों नहीं बताया? क्योंकि तब तुम्हारा जीवन तुम्हारा नहीं रहता। लोग तुम्हें इंसान नहीं, सिंहासन मानते। कमरे में चुप्पी फैल गई। राजा ने कांपती सांस ली। अब मुकुट नहीं रहा, प्रमाण नहीं रहा, केवल तुम हो। और यह निर्णय भी अब तुम्हारा है। सुबह होते ही लोग नए राजा का नाम पूछेंगे। रुद्रदेव का सीना भारी हो गया। राजा ने अंतिम बार कहा, तय करो, सूर्यगढ़ को सत्य चाहिए या शांति? और फिर उनकी पकड़ ढीली पड़ने लगी। दीपक की लौ कांपी। रुद्रदेव ने उनका हाथ अपने हाथों में कस लिया, लेकिन उन्हें महसूस हो गया, रात अभी बाकी थी, और निर्णय भी। राजमहल के उस शांत कक्ष में दीपक की लौ धीमे धीमे कांप रही थी। रुद्रदेव राजा वीरेंद्र सिंह का हाथ थामे बैठे थे। बाहर कहीं दूर टूटते पत्थरों की आवाज अब भी सुनाई दे रही थी, लेकिन भीतर समय जैसे ठहर गया था। कुछ क्षण बाद राजा की सांसें थम गईं। रुद्रदेव ने धीरे से उनकी आंखें बंद कर दीं। सूर्यगढ़ का राजा चला गया था। एक युग समाप्त हो चुका था। कक्ष के बाहर खड़े सैनिकों ने जैसे ही समाचार सुना, पूरे महल में शोक की लहर फैल गई। रणभेरी नहीं बजी, विजय का कोई उद्घोष नहीं हुआ। बस मंदिर की घंटी एक बार बजी और फिर पूरे किले में मौन उतर आया। सुबह की पहली फीकी रोशनी अरावली की चोटियों पर फैल रही थी जब सूर्यगढ़ के बचे हुए सरदार, मंत्री और सेनापति राजसभा में एकत्र हुए। सभा भवन आधा जला हुआ था। छत का एक हिस्सा टूट चुका था। फिर भी सिंहासन के सामने दीपक जलाया गया। सिंहासन खाली था और सबकी नजरें रुद्रदेव पर थीं। प्रधान पुरोहित आगे आए। राजा वीरेंद्र सिंह के देहांत के बाद सूर्यगढ़ रिक्त नहीं रह सकता। राज्य को आज ही अपना अगला स्वामी चाहिए। सभा में धीमी आवाजें उठीं। रुद्रदेव को गद्दी दी जाए। उन्होंने रात बचाई है। सेना उन्हीं के साथ है। रुद्रदेव सभा के बीच खड़े थे। युद्ध की धूल अब भी उनके चेहरे पर थी। कंधे का घाव पट्टी से ढका था, लेकिन सबसे गहरा घाव भीतर था। यदि वे सत्य कह दें, वे जन्म से उत्तराधिकारी थे। यदि वे मौन रहें, राज्य स्थिर रह सकता था। दोनों रास्तों की कीमत थी। उन्होंने धीरे धीरे सभा की ओर देखा। वे चेहरे जिन्होंने उन्हें सेनापति माना, मित्र माना, किसी ने उन्हें राजा की तरह नहीं देखा था। पुरोहित बोले, क्या आप सिंहासन स्वीकार करते हैं? सभा शांत हो गई। रुद्रदेव कुछ पल तक खाली सिंहासन को देखते रहे, फिर आगे बढ़े। सबने सांस रोक ली। वे सिंहासन तक पहुँचे, मगर उस पर बैठे नहीं। उन्होंने उसकी सीढ़ियों पर अपनी तलवार रख दी। पूरा सभा भवन स्तब्ध रह गया। ये सिंहासन, रुद्रदेव बोले, एक रात में बहुत रक्त देख चुका है। आज इसे और रक्त नहीं चाहिए। किसी ने कुछ नहीं कहा। उन्होंने आगे कहा, राजमुकुट खो चुका है। महाराज वीरेंद्र सिंह अब नहीं रहे, और मेरे पास ऐसा कोई अधिकार नहीं जिसे मैं तलवार के बल पर मांगूं। एक वृद्ध सरदार खड़े हुए। लेकिन राज्य बिना राजा कैसे चलेगा? रुद्रदेव ने उत्तर दिया, राज एक व्यक्ति से नहीं चलता, राज चलता है न्याय से। फिर उन्होंने घोषणा की, जब तक सूर्यगढ़ अपने घावों से उबर नहीं जाता, राज्य का संचालन परिषद करेगी। मैं सेनापति रहूंगा, रक्षक की तरह, स्वामी की तरह नहीं। सभा में फुसफुसाहट फैल गई। कुछ लोग असहमत थे, कुछ राहत में थे, लेकिन किसी के पास विरोध का साहस नहीं था। रुद्रदेव ने सिंहासन की ओर आखिरी बार देखा। उन्हें याद आया, हरिदत्त, राजा,
खाई में गिरता मुकुट और वह सत्य जो अब सिर्फ उनके भीतर जीवित था। तभी एक युवा सैनिक दौड़ता हुआ सभा में आया। उसका चेहरा घबराया हुआ था। सेनापति, क्या हुआ? सैनिक ने कांपते हुए कहा। पहाड़ी की तलहटी में जहां हरिदत्त गिरा था वहां उसका शरीर मिला है। सभा शांत हो गई। सैनिक की सांस तेज थी, लेकिन राजमुकुट वहां नहीं है। रुद्रदेव के चेहरे का रंग उड़ गया। मुकुट गायब था। सभा में सन्नाटा छा गया। किसी ने सांस तक लेने की आवाज नहीं की। रुद्रदेव कुछ पल तक सैनिक को देखते रहे, फिर बिना कुछ कहे सभा भवन से बाहर निकल गए। पीछे सरदार और सैनिक भी दौड़ पड़े। सुबह पूरी तरह फैल चुकी थी। सूर्यगढ़ की टूटी दीवारों पर धूप उतर रही थी, मानो रात का विनाश सिर्फ एक बुरा स्वप्न रहा हो। लेकिन पत्थरों पर जमे रक्त के निशान सच बोल रहे थे। पहाड़ी की तलहटी पर हरिदत्त का शरीर चट्टानों के बीच पड़ा था। उसकी उंगलियां अब भी बंद थीं, जैसे आखिरी क्षण तक कुछ पकड़े रही हों। पर राजमुकुट वहां नहीं था। रुद्रदेव घुटनों के बल बैठे। उन्होंने आसपास देखा। पत्थरों पर घसीटे जाने के निशान थे। पास की मिट्टी पर घोड़े के खुरों की ताज़ा छाप भी थी। इसका अर्थ साफ था, कोई रात ढलने से पहले यहाँ आया था और मुकुट ले गया था। एक सैनिक बोला, शायद दुश्मन। रुद्रदेव ने सिर हिलाया। नहीं, दुश्मन सेना भोर से पहले ही लौट चुकी थी। तो फिर कौन? रुद्रदेव ने कोई उत्तर नहीं दिया। उनकी नज़र हरिदत्त की मुट्ठी पर गई। उंगलियों के बीच कपड़े का एक छोटा टुकड़ा फंसा था, गहरे नीले रंग का, किनारे पर सुनहरी कड़ाई। रुद्रदेव ने उसे निकाला। पहचानते ही उनकी आंखें सिकुड़ गईं। वो कपड़ा राजमहल के भीतर पहने जाने वाले वस्त्र का था। मतलब मुकुट अभी भी सूर्यगढ़ के भीतर था। उस रात पूरे किले की तलाशी ली गई। टूटे महल, तहखाने, अस्तबल, मंदिर, सैनिक कक्ष, हर जगह। लेकिन राजमुकुट कहीं नहीं मिला, जैसे धरती ने उसे निगल लिया हो। धीरे धीरे दिन बीते, फिर महीने। सूर्यगढ़ ने अपने घाव भरे। दीवारें दोबारा उठीं, बाजार लौटे, मंदिरों में दीप जले, लेकिन मुकुट कभी नहीं मिला। रुद्रदेव ने राजा का अंतिम संस्कार पूरे सम्मान के साथ करवाया। उनके नाम से स्मारक बनवाया गया। हरिदत्त के लिए भी किले की पश्चिमी दीवार के पास एक छोटा पत्थर रखा गया, बिना उपाधि, बिना नाम, केवल एक दीपक के साथ। पर रुद्रदेव ने अपना सच किसी से नहीं कहा, न मुकुट के बारे में, न रक्तरेखा के बारे में, न अपने बारे में। वर्ष बीतते गए। सूर्यगढ़ परिषद के अधीन चलता रहा और रुद्रदेव उसकी ढाल बने रहे। लोगों ने उन्हें राजा से भी अधिक सम्मान दिया, लेकिन उन्होंने कभी सिंहासन को छुआ नहीं। राज्यसभा में वह खाली ही रहता, राजमुकुट के बिना। कई वर्षों बाद जब उनके बालों में सफेदी उतर आई, एक शाम वे अकेले उसी पहाड़ी पर पहुंचे जहां हरिदत्त ने छलांग लगाई थी। सूर्यास्त अरावली के पीछे डूब रहा था। हवा शांत थी। उन्होंने कमर से एक पुराना चांदी का ताबीज निकाला, वही जो जन्म से उनके पास था। कुछ देर उसे हथेली पर रखा, फिर चट्टानों के बीच बने एक संकरे पत्थर के छेद में धीरे से रख दिया। उसके साथ उन्होंने एक और चीज छिपा दी, एक मुड़ा हुआ पत्र। उस पत्र में पूरा सच लिखा था, राजवंश का सच, राजमुकुट का सच, और उनका नाम। उन्होंने पत्थर वापस बंद किया, फिर आखिरी बार सूर्यगढ़ की ओर देखा। किला अब राख नहीं था, वो फिर खड़ा था। रुद्रदेव हल्का सा मुस्कुराए और धीरे से बोले, कुछ सच राजमुकुट पहनने के लिए नहीं, इतिहास के इंतजार के लिए जन्म लेते हैं। सूरज डूब गया और सूर्यगढ़ की कहानी पत्थरों में बंद होकर आने वाली सदियों के लिए रहस्य बन गई।